Audio Jungle. आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का गोल क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा 70 बत्सर ऑफ बिपिन चंद्र पाल, सेकेंड जीवन स्मृति ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड जीवन झारापात ऑफ सरला देवी चौधरानी, फोर्थ कोरेस्पॉन्डेंस एंड फिफ्थ periodicals एंड न्यूज़पेपर्स, जिसके अंदर हम लोगों को बंगादर्शन और सोम प्रकाश पढ़ना है। इससे पहले कि शुरू करें, पहले बोल देता हूँ कि ऑलरेडी मैंने इससे पहले इतना पार्ट था, लाइक आर्किटेक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, फूड, एवरीथिंग, सारा मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो चल रहा है, तो इसमें हम सिर्फ लास्ट पार्ट यानी कि ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी उसको कवर करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है उसे कवर करेंगे। वो हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ यूजिंग सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर क्या है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है हमें। किन किन लोगों का। फर्स्ट क्या हमारा आता है, सरला देवी चौधरानी, जिनका क्या लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ है जीवन झारापाता। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनका लिखा हुआ है जीवन स्मृति। थर्ड बिपिन चंद्र पाल, इनका लिखा हुआ है 70 बत्सर। फर्स्ट हमारा क्या होता है, 70 बत्सर ऑफ बिपिन चंद्र पाल। सबसे पहले 70 बत्सर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है 70 ईयर्स। और इससे पहले कि हम शुरू करें, पहले हम जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी वो क्या होता है, जब कोई फेमस पर्सन या कोई पॉपुलर पर्सन अपनी जिंदगी के बारे में, उसने कितना स्ट्रगल किया, उसने क्या क्या सहा, कैसे कैसे खुद को उस मुकाम तक का पहुंचाया, उस लेवल तक पहुंचाया, ठीक है, उसके बारे में वो लिखता है, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बिपिन चंद्र पाल, पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट, बिपिन चंद्र पाल को ऑल्सो हम लोग फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट ही बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर में क्या था, एक तड़प थी कि हाँ चेंज करना है, हमको लाना है, रेवोल्यूशन लाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, हर चीज चेंज करना है और देश को आजादी भी की तरफ लेके जाना है और लोगों का जहन पढ़ाई की तरफ लेके जाना है, वो उनके अंदर में चाहत था। नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मो एक्टिविस्ट। सो ब्राह्मो एक रिलीजन है और ये वहीं का एक्टिविस्ट थे, तो ये ब्राह्मो समाज के लिए बहुत सा कुछ किए हैं। बिपिन चंद्र एग्लिटेरियन, Bipin Chandra's egalitarian idea, the belief that all people are equal, found expressions in his autobiography 70 बत्सर। तो ये जो थे हमारे सर, ठीक है, इन्होंने का क्या मेंटालिटी था, हर किसी को इक्वल मानना, भले वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी को इक्वल मानते थे ये। तो वो चीज जो इनकी ऑटोबायोग्राफी 70 बत्सर, इसमें साफ साफ हमें शो होता है। नेक्स्ट हम आते हैं जीवन स्मृति ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है, ऑलरेडी इनके बारे में से पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था, जो कि इंडियन आर्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम दिए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के बहुत फेमस स्कॉलर हैं, पोएट हैं, ये इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा बुक लिखा है, ठीक है, और इन्हीं के बदौलत जो ये फाउंड किए थे शांति निकेतन, जिसके वजह से इंडियन आर्ट को पॉपुलराइज लोग देखना शुरू किए थे। Rabindranath started writing his first autobiography जीवन स्मृति around the age of 50 years। तो ये जो इनका ऑटोबायोग्राफी है जीवन स्मृति, ये इन्होंने कब शुरू किया था, इन्होंने अपने एज ऑफ 50 यानी कि अपने 50 साल की उम्र में ये चीज लिखा है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स रविंद्रनाथ हिमसेल्फ फ्रैंकली स्टेटेड इन द पीपल of the book that it was not the story of his life, rather it was a collection of memory pictures। जीवन स्मृति reflects the environment in which he was brought up। तो इन्होंने इस बात का यहाँ पर साफ साफ बताया है कि ये जो है इनके लिए ऑटोबायोग्राफी नहीं है। आप बोलते हैं, अगर बोलेंगे सर आपने इससे पहले बताया कि ऑटोबायोग्राफी है, देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब कोई इंसान जो है अपनी लाइफ की पूरी चीज लिखे, वो होता है। इन्होंने यहाँ साफ साफ बोला है कि इन्होंने अपनी लाइफ की पूरी बात नहीं लिखी, लेकिन हाँ जो मेमोरेबल पॉइंट्स है, जिसको नोट करना है, जिससे लोग सीख सकते हैं कुछ नई बातें, जिससे आज के जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उन लोगों को बहुत सारी बात पता चले और उन लोग बहुत कुछ सीखे, वो सारा पॉइंट्स को इन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में कवर किया था। द जीवन स्मृति रिफ्लेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन विच ही वॉज ब्राउट अप। और इनके इस ऑटोबायोग्राफी को से
हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि इनका बचपना कहाँ और किस हालात में गुजरा है, इनके आसपास के इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट, he recalled the unfenced, not fences roof of the outer apartment at his residence in जोड़ासांको कलकत्ता। तो इनका जो घर था कहाँ था? जोड़ासांको में था, जो कहाँ पर है? जो ऑलरेडी कलकत्ता में प्लेस्ड है, ठीक है। इनका वहां पर घर था। ये बताते हैं कि घर से जस्ट जरा से बाहर निकल के अपार्टमेंट था, उसका रूफ नहीं था। अनफेंस्ड मींस नॉट रूफ, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख चुका है, मतलब जिसका छत नहीं था। तो ये ज्यादा टाइम अपना स्पेंड वहीं पर करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं जीवन झारापाता और सरला देवी चौधरानी केस में, ठीक है। सो स्वर्ण कुमारी देवीज डॉटर सरला देवी चौधरानी was the niece of the daughter of your brother or sister of रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सो स्वर्ण कुमारी देवी, ठीक है, ये कौन थी? ये सरला देवी चौधरानी की मम्मी थी, मॉम थी। इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन से आता है। तो सरला देवी जो थी वो किनकी बेटी थी? स्वर्ण कुमारी देवी की। एंड ही वॉज ऑल्सो द नीस ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। नीस किसे कहते हैं? यानी कि आपके भाई या बहन की बेटी, उसे कहते हैं हम नीस। It is said that the memoirs of her early life were published serially in the weekly देश, ठीक है। और ये साफ साफ देखने को मिला है कि इनका जो जीवन का स्टार्टिंग का जो कुछ पल था, ठीक है, उसको ऑलरेडी सीरियली अरेंज किया गया था। अरेंज करके एक मैगजीन था वीकली देश, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। About 30 years later, this were put together in the form of a book titled जीवने झारापाता। और उस पब्लिश होने के बाद मैगजीन का लगभग 30 साल बाद इनका इस चीज को लेकर के जो है आपका जीवन झारापाता, यानी कि एक बुक है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, उसमें इसको पब्लिश किया जाता है। फिर सरला देवी's impressionable years were spent in western India with her uncle सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले लाइन में पढ़ लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर की भाई या बहन की बेटी थी, कि हम लोगों ने पढ़ लिया, विच मीन्स ये टैगोर फैमिली में से आती हैं। तो इनका जो ज्यादातर वक्त गुजरा है, ठीक है, वो वेस्टर्न इंडिया में गुजरा है। किनके साथ? इनके अंकल के साथ। उनका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। The pioneering women organization, the Bharat Stree Mohammadan All India Women's Organization was initiated by her in 1910। तो जो ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो जो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1910 में ये स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किसने किया था? इन्होंने ही किया था। अब जैसे यहाँ बात कर लेते कि ऑल इंडिया वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अब उस टाइम के एज में क्या था कि वुमेन्स को उतना छूट नहीं था कि हाँ तुम पढ़ो, ये काम करो, वो काम करो। आज में तो क्या है कि हम सब इक्वल राइट्स मानते हैं, और आज का टाइम वुमेन्स हर जगह आपको हाई पोस्ट से लेके लो पोस्ट तक हर पोस्ट में आपको वुमेन्स मिलेंगी काम करते हुए, ठीक है। बट उस टाइम में क्या लोगों का जहन था कि जो बेटियां होती हैं वो शादी करेंगी, घर बसाएंगी, काम करेंगी, खाना पकाएंगी, इतना खत्म, और कुछ काम उन लोगों को करने नहीं मिलता था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि लड़कियों को यानी कि विमेंस को उनका राइट्स दिलाना, उनको पढ़ाना, उनके लिए खड़ा होना, वो सारा काम यहाँ होता था। ऑल्सो शी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और ये वुमेन्स में फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर बनी थी। कहाँ का? किसका? मॉडर्न टाइम्स का। In her autobiography, जीवने झारापाता, Sarla Devi wrote that the improvement of health and physique of youths was essential to the success of national movement। अब यहाँ आप क्या बोलती हैं? ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती क्या है कि जो हमारा यूथ है, यानी जो हमारा यंग जनरेशन है, ठीक है, वो कैसे खुद को बेहतर कर पाए, बोथ फिजिक में भी और हेल्थ में भी, ताकि वो नेशन का काम आ पाए, इसके बारे में वो लिखती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इन 1902 शी इंट्रोड्यूस्ड बिरष्टमी उत्सव, यानी कि एक फेस्टिवल बिरष्टमी उत्सव, वो 1902 में इन्होंने ही बनाया था। When Bengali men displayed their skill with the sword and लाठी। और उस फेस्टिवल में होता है कि जो बंगाली मेंस होते हैं वो खुद का स्किल जो होता है वो वहां पर शो करते हैं। कैसे? स्वॉर्ड से और लाठी से खेल। In her autobiography, she argued that people in Bengal were inspired by the heroic tales of Rajput leaders
बट टेंडेड टू फॉरगेट दियर ओन। और ये बात बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि जो पीपल्स ऑफ बंगाल हैं, जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो अपने बचपना में या अपने टाइम में, ठीक है, वो हीरोइक टेल्स, हीरो किसे मानते थे, जब उन्होंने सुनते थे कहानी, ठीक है, तो अक्सर हमारे घर में क्या होता है कि हमारे जो मॉम डैड होते हैं, ठीक है, वो हमें किसी फेमस राजा के बारे में बताते हैं या कोई बहुत अच्छे इंसान के बारे में बताते हैं या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ना जहन में क्या बनता है हमारे जहन में कि हाँ ये इतना अच्छा काम किए हैं, ये देश के लिए कुछ किए हैं, ये उन लोगों के लिए कुछ किए हैं, ये गरीबों के लिए भला करते देखते थे उनको, ठीक है। तो हमारा जहन में बनता क्या था कि ये वाकई में असली हीरो है, हमें इन जैसा बनना है, ये था। बट फिर जब हम बड़े होते हैं, आस्ते आस्ते मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ठीक है, तो हमारा जहन में क्या आया था कि नहीं ये हीरो है। तो वही यहाँ बोल रही है ये कि इंस्पायर्ड बाय द हीरोइक टेल्स ऑफ राजपूत लीडर्स, कि यहाँ के लोग जो है राजपूत लीडर्स को इंस्पायर्ड कि उनसे हुए, उनसे इंस्पायर्ड हुए, खुद को वैसा लाना चाहें, लेकिन बट टेंडेड टू फॉरगेट देयर ओन, ठीक है, और उनको हीरो मानते थे। लेकिन जैसे से वक्त बीतता गया तो वो उनको छोड़कर जो अभी चल रहा है उन लोगों को हीरो मानना शुरू कर, जिसकी वजह से उन लोगों का खराबी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं कोरेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब क्या होता है, लेटर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी। इसमें क्या था, लेटर्स था, जो किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू सर ने लिखा है, ठीक है, किनके लिए, इंदिरा गांधी के लिए लिखा है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 30 लेटर्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। और ये अगर गौर करेंगे तो ये 30 लेटर था यहाँ पर ही, उन सब कलेक्शन मिला करके ये बुक लिखा गया है, ठीक है, जो किन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू सर ने लिखा था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू हिज डॉटर प्रियदर्शिनी, ठीक है, और ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और इन्होंने अपनी डॉटर, अपनी बेटी के लिए लिखा था। नाम क्या था उनका, प्रियदर्शिनी। और प्रियदर्शिनी जो है बाद में इनका नाम चेंज होता है इंदिरा गांधी। लेटर इंदिरा गांधी जो यहाँ लिखा हुआ है। एट दैट टाइम प्रियदर्शिनी वॉज ओनली 10 ईयर ओल्ड। और जब ये लेटर्स उनको भेजा ही गया था, ठीक है, तब उनका एज कितना था, 10 ईयर्स ओल्ड। The letter described how human beings slowly adjusted themselves to their surrounding। और लेटर में क्या बताया गया था, बताया गया था कि इंसान जो है खुद को आस्ते आस्ते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग किस तरह ढाल रहे हैं, किस तरह हम लोग जो है अपने नेचर से सीख रहे हैं और खुद को उसको अकॉर्डिंग बना रहे हैं। Nehru, as a father, also explained beautifully to his daughter Priyadarshini about the major difference between man and other animals रहेगा। अब उनकी बेटी छोटी थी, 10 साल की थी, तो हम जब घर के जो बड़े होते हैं, हमारे हमारे मॉम डैड या टीचर्स, वो हमें एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, बड़ी अच्छे मैनर में एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज को। तो वैसे ही क्या करते थे कि वो अपनी बेटी को, प्रियदर्शनी को, इंदिरा गांधी को, ठीक है, लिखते लेटर, उसमें उन्होंने अच्छे से, बड़े आराम से, बड़े अच्छे शब्द से, ठीक है, समझाया था अपनी बेटी को कि डिफरेंस क्या होता है कि इंसान में और जानवर में। In a very simple language, the father explained to his daughter complex things like race and religions that developed in India। ठीक है, अब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स होता है, ठीक है, अब अगर बच्चे से बात करें तो बच्चे के जहन में सिंपल चीज होती है वो आता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है लाइक रिलीजन, कि मजहब कितने अपने बटे हुए हैं, वो क्यों बटे हैं, किस किस ने क्या क्या मजहब लिया है, हम पहचाने किसको कैसे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, ठीक है, पहचाने कैसे, वो सारा, प्लस रेस और भी बहुत सारा टॉपिक्स जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उस चीज को बड़े ही सिंपलेस्ट वे में इन्होंने अपनी बेटी को समझाया था। एंड ऑल्सो अबाउट इजिप्शियन ममीज, रामायण महाभारत। और इसके अलावा इजिप्शियन ममीज जो होती, ममीज किसे कहते हैं, वो कैसे बनती हैं, वो सारा, रामायण महाभारत का स्टोरीज, किसने किसको मारा, किसने कब क्या किया, वो सारा इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इस लेटर समझाया अपनी बेटी को। नेक्स्ट हम आते हैं periodicals and newspapers। Periodicals, magazines, journals, newsletters, etc., which are published in regular interval may be classified as periodicals। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, periodicals किसे कहते हैं हम, जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह जो हर एक रेगुलर इंटरवल में पब्लिश किया जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ रहता है हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं periodicals। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़पेपर, जो कि हम लोग सबको पता होगा इसे कहते हैं, क्योंकि हमारे घर पे आता है। हमारे घर में बड़े जो हमारे होते हैं, हमारे जो ओल्डर्स होते हैं, दादा नाना, या हमारे फादर जो होते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स और फादर्स, इन लोग क्या करते हैं, पढ़ा करते हैं, तो हमारे घर में आता है। बट आस्ते आस्ते काफ़ी कम होता है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं,
अब हम करते हैं फोन में देख लेते हैं सारा न्यूज़। ये आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है, बट हाँ हम लोगों ने ये चीज़ देखा है। किससे कहते हैं न्यूज़पेपर, हम लोगों को पता है ये चीज़। Newspaper may be described as the collection of articles about current events published generally on a daily basis। अब पहली चीज, जो पेपर आता है हमारे घर पे वो डेली आता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो डेली पब्लिश हो रहा है, पहली चीज। दूसरी क्या आ रहा है कि उसमें क्या होता है कि इतना करंट इवेंट्स हो रहा है, यानी कि जो हमें हाल फिलहाल जितना हमारा केस वगैरह हुआ है, ठीक है, वो सारा उसमें कवर्स रहता है। कुछ आर्टिकल उसमें कवर रहता है, ठीक है, उसमें और भी इस टाइप का बहुत सारा न्यूज, इवन दोस्त उसमें और ही बहुत सारा न्यूज, पॉलिटिकल, हिस्टोग्राफी, इसके अलावा जितना इस टाइप का न्यूज रहता है सारा उसमें कवर किया जाता है। द न्यूज़पेपर अ ग्रेट सोर्स ऑफ द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें रहता है क्या पेपर में हमारा, ठीक है, सारा न्यूज, वो भले ही नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कुछ भी न्यूज हो, सारा उसमें कवर रहता है। Newspaper may be described as collection of articles about current events published generally on a daily basis, जो कि मैंने पहले भी करा दिया। अब हमें पढ़ना क्या है, बंगादर्शन एंड सोम प्रकाश। फर्स्ट पढ़ते हैं बंगादर्शन। द बंगादर्शन was published from Calcutta in April 1872 under the editorship of बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो बंगादर्शन है, ठीक है, वो हम लोग का पब्लिश कहाँ होता है, कैलकाटा में होता है, ठीक है, पब्लिश्ड। और कब होता है, इन अप्रैल 1872 में वो पब्लिश्ड होता है। और उसके एडिटर कौन होते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये इसके एडिटर है। Bankim Chandra wrote profusely in the journal. At the same time, he instructed the other contributors to write articles on different subjects like politics, history, philosophy and so on. तो बंकिम चंद्र वो जब अपना जर्नल्स को रेडी करते थे और लिखते थे, तो साथ में इतने और भी बहुत सारे इतने बड़े एडिटर्स थे, ठीक है, वो उन लोगों को बोलते थे कि तुम लोग भी जो है साथ में इसमें लिखो और जो सब्जेक्ट्स कवर करो अपने लिखने में, इसमें पेपर में, ठीक है, क्या क्या, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड सो ऑन, इस टाइप का सारा कुछ इसमें लिखो और फिर छापो, लोग देखेंगे और उनको सीखने कुछ मिलेगा। द न्यूमेरस एसेज written in बंकिम चंद्र and published in the बंगादर्शन। और बंकिम चंद्र ने बहुत सारा एसेस लिखा था और उन सबको पब्लिश किया था अपने इस बंगादर्शन में। Also, Bankim Chandra was unhappy about the widening gulf between and the unaltered millions of the country। सही है, अब यहाँ पर क्या हो रही है, बंकिम चंद्र क्या कर रहे हैं कि उन्हें काफी दुख होती थी किस बात से, वाइडनिंग गल्फ, कि हमारे देश का हाल आस्ते आस्ते गरीबी में जा रहा है, लोग काफी गरीब है, उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे देश में अनपढ़ बहुत सारे हैं, गरीब भी है, अनपढ़ भी है, क्योंकि उस टाइम में क्या था, लोगों का पास था नहीं पैसा और उतना इल्म था नहीं कि उन लोग कुछ कर पाए, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लोग बस कमाते थे, और वही उन्होंने देखा कि यहाँ हमारे देश में जो है एजुकेशन की बहुत कमी है और यहाँ गरीबी बहुत है। इस चीज को देख कर काफी दुख होता था उन्हें। नेक्स्ट, सोम प्रकाश। During the second half of the 18th century, while some of the old newspapers were continuing their existence, some new papers entered the field। अब सेकेंड हाफ में, ठीक है, कब, 18th सेंचुरी का, उस टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके थे, जो सारा ही ऑलरेडी करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को कवर कर रहे थे अपने इसमें। उस टाइम में क्या होता है, कुछ और भी नए पेपर्स उस टाइम में उस फील्ड में एंटर्ड करते हैं, आते हैं। The Som Prakash, which was a weekly paper published on 15 November 1858। उस टाइम में ही आता है हमारा सोम प्रकाश, ठीक है, जो क्या था, हमारा वीकली न्यूज़पेपर्स था। मतलब क्या हो रहा है कि ये हफ्ता में एक बार आता था, और ये कब आया था, 15 नवंबर 1858। डेट याद रखिएगा इस चीज की। In 1881, the Som Prakash published an article under the caption whether the Indians were happy or unhappy the British rule। तो इन 1881 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ही सोम प्रकाश जो पेपर था, ठीक है, उसमें क्या होता है, पब्लिश होता है।
और पब्लिश में क्या होता है कि एक आर्टिकल लिखते हैं उन लोग, आर्टिकल का कैप्शन होता है, ठीक है। लोगों ने पेपर देखा है, उसमें क्या होता है, न्यूज़ जो आता है, फोटो रहता है, उसके ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है, बोल्ड में रहता है लाइन, ठीक है। तो उस बोल्ड को हम लोग बोलते हैं कैप्शन। तो वहां पर ही इन लोगों ने साफ साफ बोल्ड करके लिखा था, द इंडियंस वेर हैप्पी और अनहैप्पी अंडर द ब्रिटिश रूल। क्या इंडियंस खुश हैं या ना खुश हैं ब्रिटिश रूल के अंदर आकर के। And important aspects of the printed journals, newspaper, etc., was that they addressed social problems of the contemporary period and thereby made people conscious about them. और इसके बाद क्या हो रहा है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। उस टाइम में क्या हो रहा था कि इस चीज को जो है ऑलरेडी बहुत सारा जर्नल्स, मैगजीन्स, पेपर्स वगैरह में कवर किया था। हर कोई जो है बस जानने के लिए थे कि इंडियंस वाकई में खुश हैं या नहीं है, और इस चीज के लिए बहुत सारा बात चल रहा था। और हर पेपर में, हर मैगजीन में उन लोग इस बात के बारे में खास तौर पर बार बार बात करें ताकि लोग कॉन्शियस हो, लोग इस बात पर ध्यान दे, लोग खुद को देखें कि उन लोग कैसे बन चुके हैं, उन लोग किसी गुलामी में आ चुके हैं। इस चीज को बार बार फोकस किया जा रहा था यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज मैंने इस चैप्टर का पूरा एंड कर दिया है। मैंने यहाँ पर ही हर एक डिटेल टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, हर एक मैंने कवर किया है। मैंने पहले पढ़ा इस अच्छे से, और जहाँ जहाँ से आते हैं PYQ वो सारा मैंने कवर किया है। आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने बहुत टॉपिक इसमें जो बहुत लॉन्ग पढ़ा है, थोड़ा लंबा कर दिए हैं, किसी से वो शॉर्ट में कर दिए हैं। तो मैंने उस सारा लाइन्स को पहले गौर किया और उसके ऊपर स्टडी की, PYQ कहाँ से आता है, PYQ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारा पता किया। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका पूरा अच्छा नोट्स बनाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया। और जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है, हर एक लाइन से अगर आप गौर करेंगे PYQ तो वहाँ से बहुत जगह ऐसा है, ठीक है, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, शॉर्ट्स भी आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आए हुए हैं। और हाँ, डेट्स और ईयर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, लाइक आपका फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, MCQ हुआ, इन सब में क्या होता है कि सिंगल वर्ड्स रहते हैं। उसमें क्या होता है हम लोग कि उन लोग किसी का नेम या डेट्स या फिर ईयर्स इसको कवर करते हैं खास केस में, और लॉन्ग आंसर्स में क्या करते हैं, टॉपिक कवर करते हैं। तो हिस्ट्री जो है सिर्फ रटिए मत आप लोग, इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इसीलिए किया था कि आप इसको पढ़ें और समझें हर एक चीज को अच्छे से। अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि आपने आधा आंसर लिख लिया, फिर आप भूल चुके हैं, ठीक है, अब वहां पर ही अगर आप छोड़ देंगे मार्क्स तो नहीं मिलेगा। बट अगर आपको समझा हुआ रहा अच्छा से कि वो उस बार में किस बारे में बात चल रही है, वहां पर क्या बात हो रही है, ठीक है, अच्छे से पता रहा आपको, तो आप वहां पर ही इंग्लिश में खुद से कुछ ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स कटेगा, लेकिन सारा बाकी मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी कीजिए, इसलिए मैंने ये डिटेल में स्टडी करवाया और हर एक लाइन को आपको अच्छे से समझाया। और अगर आपको इस वीडियो का जो मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।